हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने केंद्रीय बैंक की बात पहले की थी। अब आज हम व्यापारिक बैंक की बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। देखिए, व्यापारिक बैंक जो हैं वो सारे बैंक हैं जहां आप लोग अपना पैसा रखते हैं और रोज़ चेक काटते हैं, चेक से लेते हैं, एटीएम ऑपरेट करते हैं, वो सब व्यापारिक बैंक हैं। ठीक है, जो कि सारा पैसे की लेन देन पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो अब देखिए, व्यापारिक बैंक जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, और विभिन्न आर्थिक क्षेत्र जैसे कृषि है, उद्योग है, व्यापार है आदि सभी में कर्ज देने का काम व्यापारिक बैंक करते हैं। हमारे देश में सभी अनुसूचित बैंक कार्यालयों में 1951 के समय की संख्या जो है हमारे यहाँ 4151 थी, जो 2012 में 98,591 हो गई। अब देखिए, व्यापारिक बैंक जो हैं वो उनकी क्या कार्य हैं उन पर अगर हम बात करें तो दो आवश्यक कार्य एक वित्तीय संस्था करती है तो बैंक कहलाती है। पहला, जनता से चेक से संचालित की जाने वाली राशि स्वीकार करती है और उधार देती है। ठीक है, दो मुख्य कार्य हैं, यानी पैसा जमा करती है और पैसा निकालती है उधार के रूप में। एक आधुनिक व्यापारिक बैंक के कार्यों को अगर हम देखें, जो कि आपके आसपास के बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI इत्यादि, ये सारे व्यापारिक बैंक हैं। तो ये जो हैं, अगर इनके कार्यों के बारे में हम बात करें तो अनुसूचित जो व्यापारिक बैंक हैं और दूसरे गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक, इनको अगर हम टोटल देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय सूची में शामिल किए गए हैं, वो तो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। जो कौन सी शर्तें पूरी करते हैं कि इनकी परिदत्त पूंजी व रिजर्व की राशि कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। ये जमाकर्ता के हितों के विरुद्ध काम नहीं करते और रिजर्व बैंक को संतुष्ट रखते हैं। ये निगम अर्थात कंपनी के रूप में काम करते हैं, न कि साझेदारी या व्यक्तिगत फर्म के रूप में। ठीक है, अब अगर हम इनके कार्यों को हम देखें तो सबसे पहला काम है इनका जमाएं स्वीकार करना। आप पैसा जमा कराते हैं, ये स्वीकार करते हैं। तो 2-3-4 तरह के खाते होते हैं। पहला चालू खाता, दूसरा बचत खाता, तीसरा अवधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट जो कुछ समय के लिए जमा होता है, और जमाओं के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट की नई स्कीम। ठीक है, फिर दूसरा इनका काम है उधार देना। तो एक तो नकद रुपया उधार देते हैं, फिर ओवरड्राफ्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा 5 लाख रुपया जमा है तो मैं 6 लाख या 7 लाख उस 5 लाख की साख के आधार पर ओवरड्राफ्ट कर सकता हूँ, है ना। फिर ऋण और अग्रिम राशियाँ देते हैं किसी भी उद्योग में, कृषि में, सेवा में। बिलों की खरीद और कटौती करना। तीसरा है ग्राहकों के लिए एजेंसी के कार्य और सुविधाएं देना, जैसे वित्तीय गारंटी देते हैं और सूचना देते हैं। चेक, बिल आदि राशि को एकत्रित करते हैं, मुद्रा का हस्तांतरण करते हैं, यानी मुद्रा एक जगह से दूसरे, मुझे यहाँ से बेंगलोर मुद्रा भेजनी है तो मैं यहाँ जमा कराऊँ तो बेंगलोर में मेरा जो व्यक्ति है वो बेंगलोर में पैसा निकाल सकता है सेम बैंक से, है ना। तो मुद्रा का हस्तांतरण हो गया। फिर लॉकर की सुविधा देते हैं जहाँ आदमी अपना ज़रूरी कागजात या जेवर, सोना, चांदी रख सकते हैं। प्रतिभूतियों और शेयरों का क्रय विक्रय करना। अन्य कार्य जैसे विदेशी विनिमय का लेन देन भी करते हैं, जैसे अमेरिका में भी आपको पैसा भेजना है, अमेरिका से पैसा मंगाना है, इंग्लैंड से पैसा मंगाना है, तो वो भी ये करते हैं। फिर भारत में जो अन्य कार्य व्यापारिक बैंक करते हैं वो हैं वैयक्तिक ऋण की सुविधा देते हैं आम आदमी को। फिर साझेदारी के सर्टिफिकेट्स देते हैं, साख हस्तांतरण की व्यवस्था, यानी एक जगह से साख रुपया दूसरी जगह भेजने के लिए। फिर ग्राहकों के लिए धनराशि एकत्रित करके भुगतान करते हैं। साख कार्ड, यात्री चेक, उपहार चेक और ताला बॉक्स इत्यादि ये सब करते हैं, है ना। फिर 5वां कार्य साख सृजन या जमा का निर्माण करना और कार्यों की नई दिशाएं, जैसे म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकिंग, लीजिंग, जोखिम पूंजी, फैक्टरिंग, ये सब भी काम ये नए रूप में करने लगे हैं। ठीक है,
जमाएं स्वीकार करना, इसकी बात हमने आपसे की, नकद साख इत्यादि की बात की। साख सृजन पर हम बात करते हैं आपसे कि ये साख का सृजन करते हैं। तो कई बैंक लेकिन केवल एक नई जमा, ऐसे देखें हम इसको कि कई बैंक होने से साख सृजन प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है। साख सृजन जो है वो देखिए इस तरह से होता है कि मान लीजिए 100 रुपया शेयर पूंजी है किसी बैंक की और लेनदारियाँ उसकी 220 हैं, जमाएं उसके पास 1100 और कर्ज उसके 980, यानी टोटल हर तरफ से मिलाकर के 1200 है ना। अब देखिए इसमें मान लीजिए पहला बैंक है ना, एक बैंक ने जमा स्वीकार की 100 रुपया और 80 रुपये, यानी 20 अगर उसका CRR है, कैश रिजर्व रेशो है, तो 80 रुपये से वो साख का सृजन कर सकता है ना। तो दूसरे बैंक को वो जमा हो जाएगा रुपया 80, फिर तीसरे बैंक में जाएगा तो 20% फिर निकल जाएगा, क्योंकि CRR 20% है, तो 64, फिर 51, इस प्रकार हर बार 20% निकलता जाता है। तो नया कर्ज कितना हुआ, पहली बार में 80 रुपया गया, फिर 64 गया, फिर 51, फिर इस तरह से। फिर रिजर्व में कैसे वृद्धि हुई, 20 रुपया, फिर 16 रुपया रुका, फिर 12.8, फिर 10.8, तो ये टोटल यहाँ मिलकर हो गया 100 रुपया, और टोटल इधर नया साख सृजन हुआ 400, यानी कि 500 रुपया कुल पूंजी बढ़ गई। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी, हम यही फॉर्मूला भी है जिसमें हम इसको भी फॉलो हो सकता है। 100 रुपया आया नया कर्ज, 4/5 यानी 20% इंटू 100, फिर प्लस 4/5 स्क्वायर में, फिर 100, फिर उसका क्यूब, इस तरह से ये रुपया साख सृजन किया जाता है। यानी टोटल 500 रुपया क्रिएट होगा। अगर 20% साख CRR है तो 20 पंजा 100 है ना। तो इस प्रकार से 100 का 5 गुना 500 रुपया क्रिएट हुआ। ठीक है, फिर बैंक की डिपॉजिट स्वीकार करता है, बैंक में जमाएं आती हैं, इन सब को आप देख लें। साख सृजन की प्रक्रिया का एक और विस्तृत और सामान्य रूप है, तो उसमें कि लिप्से और क्रिस्टल ने बताया कि साख सृजन का एक सामान्य सूत्र उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जनता अपने पास C मात्रा नकद रूप में रखना चाहती है और R मात्रा नकद रूप में बैंक के रिजर्व के रूप में रखना चाहती है। यानी अगर एक व्यक्ति के पास 100 रुपया उसकी इनकम है तो वो हो सकता है कि 80 रुपया अपने पास रखे और 20 रुपया बैंक में रख दे, तो टोटल कितना हो गया, 80 + 20 = 100 है ना। तो ये जो C जो है वो मनी है जो वो अपने पास रखना चाहता है, और R जो बैंक के पास, तो टोटल हो गया H यानी कि उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, यानी टोटल मुद्रा, उसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। ठीक है, टोटल, राइट, तो उसको हम H बोलेंगे। अब इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था में कुल नकद राशि H या तो जनता के पास रहेगी या बैंकों में। ठीक है, अब बैंकों के पास जो मनी रहेगी वो कितनी, R, और साख सृजन कितना होगा, XD है ना, यानी कि जो डिज़ायर्ड रिजर्व रेशो है ना, जो CRR जिसको हम कहते हैं, तो XD यानी कि जो डिज़ायर्ड रिजर्व रेशो है वो X है, तो जो डिपॉजिट्स हैं उसको हम X से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि बैंक जमाओं का B अनुपात नकद के रूप में रखते हैं, तो C = BD। अभी दूसरा और तीसरा समीकरण अगर हम एक दूसरे में स्थापित करें तो BD + XD = H, और B + X = H, तो हो गया D = H/BX। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साख सृजन की सारी जो प्रक्रिया है उसको समझाने का। लिप्से एंड क्रिस्टल ने इसको अलग तरह से समझाया।
अब साख सृजन जो है कई शर्तों के पूरा होने पर ही साख सृजन हो पाता है। एक तो ये कि जनता पैसा जमा कराती है, फिर निवेश के अवसर हैं कि नहीं, कि कर्ज सर बैंक के पास रुपया आ गया, जमा हो गया 100 रुपया, लेकिन कोई उधार ही नहीं ले रहा, तो बैंक तो निवेश का सृजन नहीं होगा। फिर बैंकों को कितनी नकद राशि जमा के रूप में मिलती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ऋण लेने वालों के पास जमानत के लिए क्या है देने के लिए, बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व रखता है या नहीं, केंद्रीय बैंक की क्या पॉलिसी, ये सारी बातें इस पर निर्भर करेंगी। इन सब बातों पर ये निर्भर करेगा कि साख सृजन कितना होगा और कैसे होगा। फिर बैंकों के कार्यों में कुछ नई दिशाएं आई हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, मर्चेंट बैंकिंग, लीजिंग, जोखिम, फैक्टरिंग, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण, रोजगार संवर्धन में योगदान, निर्धनता निवारण में बैंकों का योगदान। तो ये सब जो हैं कार्य, इन सब को भी आजकल बैंक करने लगे हैं। ठीक है, अब आप इसका बाकी सब देख लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।